नमस्कार, आदाब, रेड माइक दुनिया में आपका स्वागत है। कल सुबह अमेरिका ने ईरान के कई न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट्स पे हमले किए। कई किस्म के दावे जो है वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किए। अपने ट्वीट्स के जरिए भी या जो ट्रूथ सोशल पे जो उनके पोस्ट आते हैं उनके जरिए भी, और उसके अलावा एक एड्रेस टू द नेशन करके भी उन्होंने कई तरह के दावे किए। कल दिन भर दावे काउंटर दावे ये होते रहे, क्लेम्स काउंटर क्लेम्स के दरमियान में हम ये चाह रहे थे कि आपके पास जो कुछ त्वरित जानकारी है वो लेके आएँ। तो कल हमने आपको कुछ त्वरित जानकारी जो है वो मुहैया कराई, लेकिन आइडिया ये था कि एक बार जो जिसको हम फॉग ऑफ वॉर कहते हैं, जब वो थोड़ा सेटल हो जाए, चीज़ें थोड़ी सेटल हो जाए, थोड़े इमेजेस आ जाएँ, सैटेलाइट इमेज आ जाए, उसको थोड़ा एनालाइज कर लिया जाए, उसके बाद आपके पास और जानकारी, वृहद जानकारी उसकी लेके आई जाए। तो कल दिन से लेके अभी तक, आज दोपहर तक कई किस्म के जो इमेजेस हैं आई हैं। कई प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने भी रिलीज की हैं, जो गवर्नमेंट ओन सैटेलाइट्स हैं उनके भी इमेजेस आए हैं, और उनके आने के बाद हमें थोड़ी बहुत क्लियरिटी जो है वो मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी पूर्ण रूप से कुछ भी कहना, कंप्लीटली ये कह देना कि ये बिल्कुल कुछ नहीं हुआ है या बच गया है या बिल्कुल तबाह हो गया है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जैसा मैंने कल आपको ये बात बताई थी कि कोई भी जो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर है, खासकर फॉर्दो जैसा जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में असली जानकारी जब तक आप फिजिकली वहां नहीं पहुंच जाते, जब जिसको बूट्स ऑन ग्राउंड कहते हैं, आप खुद अंदर नहीं जाके देख लेते, तब तक उसको वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो पब्लिक यानी डोमेन में चीजें आई हैं, जो इमेजेस आई हैं, जो मैप्स हैं और तमाम चीजें हैं, उसको लेके हम कुछ कयास जो है वो लगा सकते हैं। तो क्या है, सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये बंकर बस्टर बॉम्ब जो है वो कैसे काम करता है। बेसिकली अगर आप इसकी वजन देखें तो करीब 13,500 किलो जो है वो इसकी वजन होती है। लेकिन उस 13,500 किलो में जो म्यूनिशन होता है, जो बारूद होता है, वो 17% ही होता है, यानी करीब करीब 2400 किलो ही उसमें बारूद होता है। फिर बाकी क्या होता है ये 13,500 किलो, तो इसको ग्रेविटी बॉम्ब कहते हैं। ग्रेविटी बॉम्ब का मतलब ये होता है कि बॉम्ब ग्रेविटी पे अपने वेट से पेनिट्रेट करती है, यानी जो उसका जो पेनिट्रेशन होता है वो अपने उनके उसके वजन से होता है। और जैसे आपको पता है कि कोई भी चीज जब गिरती है तो उस पर ग्रेविटी एक्ट करती है, तो ग्रेविटी जितनी भारी चीज होगी उसको उतने यानी उसको उतना डीपर ले जाने की वो कोशिश जो है ग्रेविटी वो करेगा वहां पे। इस यानी आइडिया पे बेसिकली ये वर्क करता है जो आपका ग्रेविटी बॉम्ब है। तो अमेरिका ने ये कहा है कि 6 जगह पे टोटल 12 बॉम्ब गिराए गए हैं। 6 जो है वो एंट्री पॉइंट्स वहाँ नज़र आ रही हैं, और हर एंट्री पॉइंट पे 2 बॉम्ब्स, ऐसा उन्होंने कहा है। हालांकि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि 12 गिरे थे या उन्होंने 6 ही गिराए। एक चीज़ यहाँ समझने की ज़रूरत है कि ये जो ग्रेविटी बॉम्ब्स होते हैं, बंकर बस्टर बॉम्ब्स, इनका जो मार्जिन ऑफ एरर होता है वो सेंटीमीटर्स में होता है, यानी वो मीटर्स में नहीं होता, वो सेंटी या फीट में नहीं होता, वो सेंटीमीटर्स में होता है। ऐसे सूरत हाल में जो नॉर्मल, जिसको आप कह सकते थे कि 100% अगर आपको टारगेट अचीव करना होता, तो उसके सूरत हाल में ये होती है कि आप एक बम गिराते हैं, फिर उसी पे दूसरा गिराते हैं, फिर उसी पे तीसरा गिराते हैं, ताकि एक बम से जो क्रेटर बना, यानी जो सुराख बनी, उसमें आपने दूसरा गिराया तो फिर वो सुराख फर्दर नीचे गया, और फिर उसमें आपने तीसरा गिराया तो और वो फर्दर उसको नीचे लेता चला जाता है। नॉर्मली यही होता है। यहाँ ये चीज देखने को मिल रही है कि 6 यानी एंट्री पॉइंट्स हैं, लेकिन वो यानी वो एक दूसरे के बगल में, फर्द एक के बाद फर्दर उसमें जो दूसरा जो है या तीसरा जो ऐसे नहीं गया, वो एक दूसरे के बगल में है। तो इसीलिए इससे डैमेज के चांसेस जो हैं वो रिलेटिवली लिमिटेड हो जाते हैं। बाकी 100% कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब ये इस बॉम्ब की अपनी कैपेबिलिटीज हैं। जैसे अगर ये अर्थ है, सॉफ्ट अर्थ है, या नॉर्मल जो घर में हम लोग सीमेंट लगाते हैं, कंक्रीट लगाते हैं, उसमें ये 60 मीटर तक जा सकती है। अगर 5000 पीएसआई की यानी पीएसआई पास्कल कहते हैं प्रेशर को झेलने की शक्ति, तो प्रेशर को झेलने की शक्ति 5000 पास्कल वाले जो कंक्रीट हैं उसमें और कम हो जाती है। और वो कंक्रीट जैसा बढ़ता जाता है, अगर वो 10,000 हो गया या वो 15,000 पीएसआई वाला कंक्रीट हो गया, तो इसकी मारक क्षमता जो है वो कम होती जाएगी, यानी 60 मीटर से
10 मीटर हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। एक चीज़ है। दूसरी ये है कि जो पहाड़ का ग्रेनाइट है, जो सख्त उसका सरफेस है, वो भी इसको इम्पैक्ट करता है। अब जो इमेजेस देखी गई हैं उससे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो वेंटिलेशन शाफ्ट है उसमें गिराने की कोशिश की है, क्योंकि वेंटिलेशन शाफ्ट सबसे आप ऑलरेडी एक पाइप नीचे से ऊपर तक ला रहे हैं वेंटिलेशन के लिए, जाहिर है कि अगर उसमें गिरेगा तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो वेंटिलेशन शाफ्ट में इन्होंने गिराने की कोशिश की है। लेकिन वेंटिलेशन शाफ्ट का मतलब ये नहीं होता है, घर का वेंटिलेशन नहीं है कि आप जहाँ पे सर्दियों में हाथ जो है वो अपना सेकते हैं कि वहाँ से वेंटिलेशन बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर की तरफ जाती है। ये जो स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं उसमें वेंटिलेशन शाफ्ट इस तरह से बनाए जाते हैं कि इसमें ब्लास्ट ट्रैप बनाए जाते हैं, यानी अगर वेंटिलेशन में आपने कुछ डाला तो वो सीधा नहीं जाएगा, वो घूम के बहुत वो जिगजैग होके वो उस जगह तक पहुँचती है जो मेन हॉल है जहाँ पे सेंट्रीफ्यूज लगे होते हैं। तो अगर ब्लास्ट होती है यहाँ पे, जैसे इस केस में अगर ब्लास्ट हुई तो क्या वो ब्लास्ट सीधे गई, या ऐसा तो नहीं है कि वो किसी यानी वो ब्लास्ट ट्रैप जो बनाए गए हैं वहां पे उसका इम्पैक्ट जो है उसको रोक दिया गया। तो इस तरह की तमाम चीजें हैं जो वेस्ट की तरफ से आई हैं एनालिसिस, उसमें मिक्स एनालिसिस है, लेकिन इकोनॉमिस्ट और वॉशिंगटन पोस्ट ये कह रहे हैं कि उनको ये लगता है कि ये स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं, डैमेज हुए हैं, डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट कुछ 2 दिन पहले के एक वीडियोस भी रिलीज उसने की है, इमेजेस, और जिसमें वो कह रहा है कि वहाँ पे रीइंफोर्स करने की कोशिश हो रही थी, यानी मिट्टी वगैरह डाले जा रहे थे उनके एंट्रेंस पॉइंट पे, और कुछ गाड़ियाँ जो हैं वहाँ पे लगी हुई थी जिसपे हो सकता है रख के सामान जो है वो ले जाई गई हो, जो हम जिसकी बात हमने कल की थी कि मोहसिन रजाई ने ये कहा था कि कई एडवांस्ड जो हाईली इंडस्ट्रियल यूरेनियम और एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज जो है वहाँ से ट्रांसफर कर दिए गए थे। अब मसला ये है कि जैसा मैंने कहा कि ये तो अब ग्राउंड पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि डिस्ट्रक्शन हुआ कि नहीं, और वो आईएईए करता है। अब आईएईए के साथ खेलने के मूड में ईरान नहीं है, क्योंकि अब ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये पता चल गया है कि आईएईए वेस्टर्न कंट्रीज के लिए स्पाइंग का काम करती है, उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उनके साथ कोलैबोरेट करती है, और उस चक्कर में उनके साथ इस तरह की कोई चीज़ शेयर करना जो है मुश्किल है। खासकर अभी जो आईएईए के हेड हैं उनके बारे में जो हैक करके जो डॉक्यूमेंट्स इजराइल से निकाले हैं ईरान ने और शेयर किए हैं, उसमें ये चीज़ क्लोज कोऑर्डिनेशन जो है वो वाज़ह हो रही है। तो अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि ये प्रोग्राम डार्क चला जाएगा, यानी अब ये छुप जाएगा, छोटे कैनिस्टर्स में हाईली इंडस्ट्रियल यूरेनियम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और अगर ये पॉलिटिकल डिसीजन होगा तो फिर बॉम्ब बनाने की कोशिश की जाएगी। बॉम्ब बनाने की कोशिश कितने दिनों में होगी? 6 हफ्ते लगेंगे, यानी कास्केड्स को लगाने में। हर हफ्ते ईरान की कैपेबिलिटी है कि वो 1.5 कास्केड जो है वो लगा सकता है। 9 कास्केड चाहिए होंगे कम से कम 7 से 8 बॉम्ब बनाने के लिए। उन कास्केड्स को लगाने में अगर 1 हफ्ते में आप 1.5 लगाते हैं तो आप 6 हफ्ते में 9 कास्केड लगा सकते हैं। कास्केड क्या लगे हुए हैं, कास्केड लगाए जाएंगे, नहीं पता। जैसा मैंने कहा, प्रोग्राम डार्क मोड में चला जाएगा, कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आती रहेगी। जहाँ तक पार्लियामेंट का सवाल है तो मुझे लगता है कि एनपीटी से विड्रॉ करने की जो है वो रिकमेंडेशन वहाँ से आएगा, और ये एनपीटी से विड्रॉ कर जाएंगे। जैसे ही एनपीटी से विड्रॉ कर जाएंगे वैसे ही आईएए के पास ये राइट खत्म हो जाएगा कि वो उसमें उसका इंस्पेक्शन करें। अगर डिप्लोमेसी आगे चलती भी है तो एक बार जब विड्रॉ आप कर जाते हैं तो आप उसको एज इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं कि ठीक है हम वापस तब आएंगे जब आप हमसे सैंक्शन हटाएंगे, और तमाम और तरह की जो लेन देन जो डिप्लोमेसी में होगी वो अब इस बिना पे होगी कि ईरान एनपीटी से बाहर निकल जाए। जहां तक रेजिम के स्ट्रेंथ का सवाल है, ये कोशिश जो है वो जाहिर है कि अमेरिका और सबने कोशिश की है कि वहाँ रेजिम चेंज हो जाए, लेकिन उसके आसार जो हैं वो अभी तक वहाँ नहीं दिख रहे हैं। किसी तरह का कोई वाइड लेवल प्रोटेस्ट, किसी किस्म की कोई एथनिक ग्रुप के तरफ से, जिसको कहते हैं कि एक मास प्रोटेस्ट जैसी कोशिश जो है वो अभी तक नहीं देखी गई है। अमेरिका इस अजम्पशन पे या इजराइल इस अजम्पशन पे वर्क कर रहा है कि ईरान में जो 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 पर्शियन रेस के लोग हैं वो आपको 60 से लेकर 65% हैं, और 35% माइनॉरिटीज हैं जो किस्म किस्म के माइनॉरिटी हैं। अजेरी हैं, कुर्द हैं, बलोच हैं, कुछ अरब भी हैं, कुछ लोर हैं, इस तरह के बहुत सारे आपको माइनॉरिटीज मिलेंगे। तो अमेरिका और इजराइल की ये कोशिश थी कि इन माइनॉरिटीज से किसी तरह एक जो है वो इंसरेक्शन करने की कोशिश की जाए, लेकिन उस तरह की कोई चीज़ अभी तक नजर नहीं आ रही।
फाइटिंग कैपेबिलिटी जो ईरान की है वो मेंटेन्ड है। कल भी हमने कहा कि बहुत मेजर डिस्ट्रक्शन किया कल ईरानी मिसाइल्स ने इसराइल में। आज भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोपहर के वक्त, तो एक नया वॉली जो है वो मारा है ईरान ने इसराइल पे, और कई इम्पैक्ट्स एबव 50% मिसाइल्स ने, 12 में से 7 मिसाइल्स ने उसमें इम्पैक्ट किया है। तो वो अपनी जगह चलता रहेगा। जहाँ तक अमेरिका के अगेंस्ट रिटेलिएशन का सवाल, तो जैसा मैंने कहा कि इसके ऑप्शंस जो हैं वो ईरान के पास बहुत कम हैं। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अमेरिका से ईरान नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर फुल फ्लेजेड वॉर जाता है तो उसमें डिस्ट्रक्शन की पूरी गुंजाइश रहती है। लेकिन और तरीकेकार हैं अमेरिका को टारगेट करने के, चाहे वो मिलिशिया के थ्रू हो, चाहे वो सबोटाज ऑपरेशंस हो। इस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं वो की जा सकती है। बट जो सबसे इफेक्टिव मीन अभी तक है वो मुझे लगता है कि एनपीटी से विड्रॉ हो जाए, तो उसके बाद अमेरिका परपेचुअली वॉर के मोड में शिफ्ट हो जाएगा। यानी उसको अगर ये लगता है कि उसने एक बार ये मार के फ्लाई बाई ऑपरेशन करके उसने ये डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो वो उस मोड से उसको वापस उसी में आना पड़ेगा। क्योंकि अब आपको पता नहीं है एनपीटी से निकलने के बाद कि बॉम्ब 3 हफ्ते में बन सकती है, कि 6 हफ्ते में बन सकती है, या 11 हफ्ते में बन सकती है। तो एक तो ये होगा कि उनको परपेचुअल रेडीनेस में लगाए रखना, जिससे कि उनका इकोनॉमिक और तमाम जो उनको नुकसान है वो पहुंचे। दूसरा सबोटाज ऑपरेशन। तीसरा कि जैसा मैंने कहा, चूंकि सेंटकॉम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो अब सऊदी और कतर और इस जगह पे जो अमेरिकन बेसेस हैं उस पर ईरान हमला नहीं कर सकता, क्योंकि इन बेसेस का यूज नहीं किया गया है। लेकिन और जो बेसेस हैं, खासकर इराक के अंदर जो बेसेस हैं, उसको निशाना बनाया जा सकता है। क्या डिसीजन होगा किसी को नहीं पता, कितने दिनों में होगा नहीं पता, रिटेलिएशन होगा कि नहीं होगा ये बिल्कुल पता है कि होगा। तो अभी तक की यही न्यूज़ है। हमने सैटेलाइट इमेजेस कल से पूरा स्टडी किया, सोचा कि आपको उसके बारे में डिटेल बताई जाए कि वो किस तरह से वो क्या दिखा पा रही हैं और क्या दिखा नहीं पा रही हैं। आज अमेरिका की एक अपनी मीटिंग भी है, जिसमें उनका एक अपना असेसमेंट भी आएगा, जिसमें वो बताना चाहेंगे कि उनको क्या लगता है कि ये डिस्ट्रक्शन हुआ या नहीं हुआ। ये तो फर्दों की बात है। जहाँ तक नटांज का सवाल है, तो नटांज में भी एक ग्रेविटी बॉम्ब जो है वो देखा गया है। नटांज के अंदर में 2 हॉल्स थे, एक में फर्स्ट जनरेशन सेंट्रीफ्यूग्स थे, एक में सेकंड जनरेशन सेंट्रीफ्यूग्स थे। अभी ईरान 6th जनरेशन सेंट्रीफ्यूग चला रहा है। उस दोनों हॉल में से एक हॉल जहां पर फर्स्ट जनरेशन सेंट्रीफ्यूग्स थे वो खाली था, एक हॉल जिसमें सेकंड जनरेशन सेंट्रीफ्यूग थे वो भरा हुआ था। एक हॉल पे इम्पैक्ट देखा गया। अब ये पता नहीं है कि इन दोनों में से कौन हॉल था। ईदर वे अगर, लेकिन नटांज में अगर ये इम्पैक्ट देखा गया तो वहां जो सेंट्रीफ्यूग्स जो नहीं निकाले गए होंगे, पुराने सेंट्रीफ्यूग्स जो वहां ऑलरेडी रखे हुए हैं, वो 100% तबाह हो गए होंगे, क्योंकि उतने डिस्टेंस में वो काम कर रहा होगा। लेकिन जैसा मैंने कहा, मोस्ट मॉडर्न जो सेंट्रीफ्यूग्स हैं वो सारे फुर्दों में हैं, और फुर्दों से प्रोबेबली बहुत सारे सेंट्रीफ्यूग्स ऑलरेडी निकाले जा चुके हैं। जिस दिन फर्स्ट डे इसराइल ने हमला किया, उस दिन से लेके अमेरिका के हमले तक। तो अब तक के लिए यही। फिर कुछ अपडेट आएगा तो हम आपके पास आएंगे। तब तक के लिए